कि बदलते वक्त के अनुसार अगर इंसान अपने आप में बदलाव नहीं कर पाता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिससे कि एक की जान चली जाती है और कई लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस चैनल की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की। बनारस के ही एक थाना लगता है चौबीपुर और इसी चौबीपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बड़थरा कला और इसी बड़थरा कला का रहने वाला सत्येंद्र कुमार। मैं बात कर रही हूँ 11 मार्च के सुबह। सत्येंद्र कुमार अपनी साइकिल लेकर गांव से बाहर किसी काम के लिए जा रहे होते हैं। जिन्हों गांव से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक पुल के पास जाते हैं तो वहाँ पुल के में यानी कि नहर में एक महिला की लाश पड़ी होती है। उस लाश के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो महिला की लाश है। वह तुरंत अपनी साइकिल को वहीं पर खड़ा करते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस जब इसके बारे में सुनती है तो तुरंत उस घटना स्थल पर आती है। इससे पहले उस गांव के लोग भारी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद पुलिस उस लाश को टटोलती है तो देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी गहरे जख्म के निशान नहीं होते हैं। इसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और जो वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं पाता है। इससे पुलिस समझ जाती है कि ये लड़की यहाँ इस एरिया की रहने वाली नहीं है। इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है और पुलिस के पास उस थाने में ना ही कोई उस लड़की की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराने आता है, नहीं उस लड़की को कोई ढूंढने आता है। इसके बाद पुलिस जब इसके छानबीन में लग जाती है, कहीं से कुछ पता नहीं मिलता है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चुनौती यह हो जाता है कि ये लड़की जब इसकी लड़की के बारे में जब कुछ पता नहीं चलेगा, उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके बाद वो एक उपाय सोचती है और उस लड़की का फोटो अखबारों में छपवा देती है। जब अखबारों में उसके फोटो छप जाते हैं, जगह जगह अखबार छपने इधर उधर जाने लगते हैं, तभी एक दिन जो राजेंद्र कुमार नाम का आदमी होता है, राजेंद्र कुमार जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जो चोलापुर थाने के अंतर्गत भोपापुर का रहने वाला होता है, वो पुलिस के पास आता है और थाने में आने के बाद कहता है कि साहब, जिस लड़की की फोटो आप लोग अखबारों के माध्यम से छपवाई है, उस लड़की को मैं पहचान चुका हूँ। इसके बाद पुलिस उस लड़की के डेड बॉडी को राजेंद्र कुमार को दिखाती है तो तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि मेरी साली सोनी है। सोनी जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है। सोनी के पिताजी का नाम होता है दीनानाथ, जो कि भदहा गांव का रहने वाले होते हैं। इसके बाद जब इसके बारे में पुलिस को बताती है तो पुलिस समझ जाती है कि जरूर इसकी हत्या इसी के घर वालों ने ही की है। इसके बाद जो उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है वो भी सामने आ जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस उस रिपोर्ट को देखती है तो उसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि इस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया है और इसकी मौत पानी में की डूबने की वजह से ही हुई है। इसके बाद पुलिस उस लड़की के घर जाते हैं और जब उसकी लड़की के घर जाते हैं तो वहाँ पर लड़की के माता पिता, सोनी के माता पिता, सोनी के जो पिता होते हैं, उसके चाचा होते हैं, कोई वहाँ पर नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस अपनी खबरी को छानबीन के लिए लगा देती है। तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि 3 लोग हैं जो कि सोनी का कत्ल किए हैं। एक का नाम उसके पिता होते हैं और उसके पिता के 2 भाई होते हैं, कन्हैया और रोशन, जो कि मुनारी गांव में छिपे हुए होते हैं। इसके बाद जब पुलिस की खबरी एक खबर देती है, पूरा डिटेल में पूरी बात बताती है, पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और जब तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब थाने में लेकर आती है तो उससे पूछताछ करती है। उससे पूछताछ करने के बाद जो दीनानाथ होते हैं तुरंत रोने लगते हैं और अपनी पुलिस से कहते हैं कि साहब, मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है जिसका नाम सोनी है। और जो घटना बताते हैं, जो बात बताते हैं, उससे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। और जब आसपास के लोग भी सुनते हैं तो भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद आगे की जो कहानी बताते हैं, दरअसल जो दीनानाथ होते हैं उनकी 3 बेटियां होती है। उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे होते हैं, जो कि 3 लड़कियां होती है और सबसे छोटा होता है उसका जो बेटा होता है। अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुके होते हैं, दूसरी बेटी होती है मीना और तीसरी बेटी होती है सोनी।
मीना और सोनी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। दोनों की उम्र में 1.5-2 साल का ही फर्क होता है। दोनों एक साथ जवान होती है। जब जवान होती है तो दीनानाथ सोचते हैं कि वो दोनों बेटी की शादी एक साथ ही तय करेंगे, एक साथ ही शादी करेंगे। इसके बाद दोनों के लिए अच्छा अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जब तीसरी बेटी सोनी को ये बात पता चलता है कि उसका पिताजी उनके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं आपके कहने पर शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपने मनपसंद की शादी करूंगी, जिससे मैं प्यार करूंगी उसी से मैं शादी करूंगी, क्योंकि वो आज़ाद ख्यालों की होती है। लेकिन दीनानाथ को अपनी बेटी की ये बात अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से अपनी बेटी को बहुत ही डांटते फटकारते हैं, क्योंकि वो पूरे पुराने ख्यालों के होते हैं। इसके बाद कुछ दिन का समय बीत जाता है। दीनानाथ रिश्ता देखना चालू कर देते हैं। फिर उनको एक अच्छा सा लड़का पसंद आ जाता है। जब अच्छा सा लड़का पसंद आता है तो अपनी दूसरी बेटी मीना के लिए रिश्ता तय कर देते हैं और लड़के वाले को खबर देते हैं कि आकर वो मेरी लड़की को देख जाए। जब सोनी को पता चलती है कि उसके पिताजी एक लड़का देखे हैं उसकी दूसरी बहन के लिए, तो अपनी बहन मीना से कहती है, उसको समझाने लगती है कि तुम पागल हो, जो कि पिताजी के ढूंढे हुए रिश्ते से तुम शादी करने जा रही हो। क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, बिना मिले उससे कैसे शादी कर सकती हो। उसको तमाम तरह की बातें समझाती है। जब ये बात समझा रही होती है तभी दीनानाथ की जो पत्नी होती है बातें सुन लेती है और सुनने के बाद जाकर अपने पति दीनानाथ को बताती है। जब दीनानाथ को पूरी बातें बताती है तो दीनानाथ गुस्सा हो जाता है और घर आकर अपनी बेटी सोनी को डांटता फटकारता है और कहता है कि कल रिश्तेदार आने वाले हैं, कल तुम चुप ही रहना वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, घटना के एक दिन पहले रिश्तेदार आते हैं जो कि लड़की देखने मीना को देखने आते हैं। जब मीना को देखने घर पर आते हैं तो सोनी उनसे कुछ ऐसी बातें कह देती है जो कि रिश्ता नामंजूर कर देते हैं और मीना को भी नापसंद कर देते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं। जब दीनानाथ ये बात जानते हैं कि सोनी कुछ कही है तभी रिश्तेदार गए हैं, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो अपने घर पर आते हैं और सोनी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। पीटने के बाद जब सोनी को पीट रहे थे तो घर के सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आता है। इसके बाद उसके जो दीनानाथ के जो भाई होते हैं जिनका नाम होता है कन्हैया और रोशन, वो भी घर में मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं आता है। इसके बाद दीनानाथ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि गुस्से में एक बहुत ही मोटा डंडा लाते हैं और सोनी के सिर पर वार कर देते हैं, जिससे कि वो बेसुध हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। इसके बाद उसके सामने दोनों भाई खड़े होते हैं, रोशन और कन्हैया। उन दोनों को कुछ इशारा सा करते हैं, वो तुरंत बाहर जाते हैं, एक ऑटो लेकर आते हैं और ऑटो में लाने के बाद सोनी को वहाँ उस पर बैठाया जाता है। बैठाने के बाद जाते हैं और 1 घंटे के बाद शाम हो जाती है, तुरंत उसको लेकर आ जाते हैं और आसपास के लोगों से यह कह देते हैं कि उसकी बेटी कुछ विषैला पदार्थ खा चुकी थी, जिससे कि वो इलाज कराने गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आने के बाद पास के ही पास अपने ही पड़ोसी के एक घर में जाते हैं, उसका नाम मनोज होता है। उससे जाकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी कुछ विषैला चीज़ खा ली है जिससे उसकी मौत हो गई है, उसको लेकर चलना है वो और उसको ले जाकर कहीं दफनाना है। इसके बाद उससे कहते हैं कि गाड़ी तुम्ही को चलाना होगा। इसके बाद जो मनोज होता है अपनी गाड़ी लेकर आता है और मनोज दीनानाथ और उसके 2 भाई कन्हैया और रोशन सोनी के शरीर को लेकर, जबकि वो मरी हुई नहीं होती है, बेहोश ही होती है, उसको लेकर जाते हैं। और जब गांव से बाहर जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं जो कि गांव का नाम होता है बरथरा कला, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद एक पुलिया पड़ता है, रात काफ़ी हो चुकी होती है। इसके बाद मनोज से कहते हैं कि हम लोग को बाथरूम लगी है, नीचे उतरना है। मनोज गाड़ी रोकता है। इसके बाद दीनानाथ नीचे उतर जाते हैं, साथ में उनके जो दोनों भाई होते हैं कन्हैया और रोशन, वो भी नीचे उतर जाते हैं और बाथरूम के लिए जाते हैं। तभी जो मनोज होता है कहता है कि इन दोनों को, जब ये तीनों उतर ही गए हैं तो वो भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और बाथरूम के लिए एक तरफ चला जाता है। तभी ये तीनों लोग उस सोनी की शरीर को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद पुलिया में ही फेंक देते हैं। पुलिया में फेंकते हैं तो सोनी बेहोश रहती है, इसलिए कुछ चिल्ला नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है। जब पुलिया में पानी में फेंकते हैं तो मनोज को आहट मिल जाती है, वो दौड़कर आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी में सोनी नहीं है, मौजूद नहीं है। इसके बाद उन लोगों से पूछताछ करता है तो वो लोग मनोज को भी धमकी देते हैं कि इसके बारे में किसी से कुछ बताना नहीं, अगर तुम इसके बारे में किसी से भी कुछ बताओगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। मनोज उनकी धमकी से डर जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद उन लोग अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद गांव वालों से यही कहते हैं कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, उसको दफना चुके हैं
और सब कुछ नॉर्मल तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसकी लाश उस सत्येंद्र नाम के आदमी को मिल जाती है और वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है तो उसके जीजा राजेंद्र उसको पहचान लेता है और पहचानने के बाद पूरी कहानी पूरी पता बताता है। उन लोगों को पता बताने के बाद पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती है, पकड़ लेती है, जो पूरी कहानी बताते हैं। इस तरह से वो पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों लोगों को और साथ में जो दीनानाथ के तहरीर पर मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद उन लोगों को जिला न्यायालय पेश किया जाता है और पेश करने के बाद उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि आज अपने किए की सज़ा को भुगत रहे हैं। तो ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।